चार्ल्स लॉ, यही टॉपिक था हम लोगों का। गैसियस, हाँ। यही तो चार्ल्स लॉ पर ही था ना। सुनते घड़ी दिखाई दे रहा है, यही है सब चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा जी? बायल्स में क्या कांस्टेंट बताया गया था आप लोगों को? बायल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लें इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a constant pressure, the volume of gas is directly proportional to proportional to absolute temperature, proportional to absolute temperature। यहाँ शब्द लगा हुआ absolute temperature। At constant pressure, the volume of gas is directly proportional to absolute temperature। Full stop, inverted comma close, पैरा से mathematically mathematically v proportional to t, या v is equal to kt, v is equal to kt, where v volume of gas, t absolute temperature, absolute temperature। जरा आप यहाँ देखें, इस इक्वेशन को पहले थोड़ा जस्टिफाई किया जाए। हो गया। अब इसको आपने लिखा है v इज इक्वल टू के टी। तो अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर देखें ये हो गया c इज इक्वल टू जीरो। यक्स की जगह पर आपका सी, एम, के और वाई आपका वी। मतलब ये हो गया कि अगर वी और टी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी, और वो भी कहाँ से? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हमने लिखा हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक कॉन्सेप्ट अभी इसमें मिलेगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो का मीनिंग क्या होगा? तो क्या एब्सोल्यूट जीरो पर जो हम लोग यहाँ पर रिलेशन रखे हुए हैं, क्या यही मिलेगा? तो हम लोग को जस्टिफाई करेंगे बाद में। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो a graph when a graph is plotted
ग्राफ इज प्लॉटेड किसके किसके बीच, बिटवीन बोलो, वी एंड टी, कामा a straight line, straight line is obtained, passing through the origin, passing through the origin, यानी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहेंगे मूल बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो जो ये साफ साफ बता रहा है कि अगर हम टी को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। टी बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ ग्राफ की बात है तो यहाँ पर लेंगे आप टी, इसके लॉन्ग लेंगे वी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप कौन देगा, स्लोप किसके बराबर, के बराबर। इसका स्लोप जो है वो के इक्वल होगा। ठीक है। हो गया कंप्लीट। आओ जरा आगे देखो। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर यहाँ दो अलग अलग कर देंगे तो जरा इक्वेशन नंबर वन देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू के T1। क्या इसको लिख सकते हो, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू किसके, के बराबर। और अगर V2 इज इक्वल टू लिखा जाए के T2, यानी कि V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन नंबर आपका टू, इक्वेशन नंबर आपका थ्री। अगर टू और थ्री को कंपेयर करें, फ्रॉम टू एंड थ्री, क्या हो जाएगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा इक्वेशन आपका ये। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 T2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1, ऐसे भी आपके द्वारा लिखा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल के रिकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्मूला चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जो है इसको ले सकते हो।
हाँ, अब देखिए इसमें से कितने लोग ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर कहा जाए, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो दोनों में डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर लिखा जाए, तो वो तो हो गया आपका एब्सोल्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो? तो आपका जो टॉपिक है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये जितनी बात हम लोग कर रहे हैं सब 11th में शायद ये पढ़ी हुई चीज है, काफी दिन हो गया फिलहाल। एब्सोल्यूट जीरो सुना है कभी नाम? ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए बताएं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑनलाइन वाले बताएं, ऑफलाइन वाले नहीं बताएंगे। ऑनलाइन वाले रिप्लाई करो कुछ भाई। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नहीं, बहुत सिंपल सी बात याद रखो, वह टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, वह टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब बात आती है कि गैस का वॉल्यूम जीरो होने का क्या मतलब है। याद रखो, गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब पूरी की पूरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो लॉस ना हो। जितनी गैस हो वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो उसे बोलेंगे गैस का वॉल्यूम जीरो। भाई जब गैस है ही नहीं, तो अब तो जो गैस थी कहाँ चली गई, लिक्विड में। अब वॉल्यूम किसका हो गया, वो लिक्विड का वॉल्यूम हो गया। तो द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। याद रहेगा जी, डिफाइन कर लें इसको। द टेम्परेचर द टेम्परेचर at which volume of gas becomes zero. The volume of gas becomes zero is called absolute zero temperature. Absolute zero temperature. अब उसको भी लिख लो, भूल जाओगे। When whole of the gas is converted, बोलना, into liquid, converted into liquid, then it is said it is said zero volume of gas, zero volume of gas on Kelvin scale, on Kelvin scale, जीरो के
इज कॉल्ड, जीरो के मतलब जीरो केल्विन, जीरो केल्विन ऑन केल्विन स्केल, जीरो के इज कॉल्ड एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। फुल स्टॉप। इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस is called absolute zero, is called absolute zero। दोनों टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, माइनस इतना डिग्री सेल्सियस में, जीरो केल्विन में। आपको ये पता है, पता होना भी चाहिए कि कैपिटल टी बराबर क्या होता है, टी प्लस 273.15, ये वैल्यू होती है कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया, केल्विन स्केल पर। केल्विन स्केल पर आपका कैपिटल टी वैल्यू इतनी होती है। अब टी की वैल्यू देखिए वहां पर, टी इज इक्वल टू -273.15 प्लस 15, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, या केल्विन में आ गया आपका। इस तरीके से आप सभी लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल पर कन्वर्ट करते हो। ये रिलेशन भी याद रखिएगा कि कैपिटल टी यानी कि केल्विन स्केल पर आपके पास ये रिलेशन रहेगा। स्मॉल टी इज इक्वल टू 273.15, इसको लिख लीजिए आप, इस चीज को लिख लीजिए, याद रखिए इसको, कि जब कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो हम लोग ये रिलेशन याद रखेंगे। ठीक। अब देखो, अभी आपने एक ग्राफ प्लॉट किया था ना, ये वाला ग्राफ टी और वी के बीच। यहाँ पर टी क्या है, जीरो है। ठीक, तो वी क्या है, कहाँ से पास हुआ है ये, ओरिजिन से पास हुआ। लेकिन रियल में ध्यान रखना, यह जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यह डिग्री सेल्सियस स्केल पर प्लॉट करते हैं, डिग्री सेल्सियस पर। तो अब यहाँ जरा देखिए, जब हम सभी लोग टी डिग्री सेल्सियस पर और वी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ रियल में ओरिजिन से नहीं मिलता है। इसको ऐसे समझो आप, मान लो, जरा ध्यान देना पॉइंट पर, ये पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट को जरा वॉल्यूम एक्सिस और टेम्परेचर एक्सिस पर देखो, दोनों को मिलाओ। वॉल्यूम एक्सिस पर कहीं लगभग यहाँ पर है, बोलो भाई, बोलो यहाँ पे है ना, वॉल्यूम एक्सिस पर यहाँ पर है। और टी एक्सिस पर अगर देखो कि लगभग लगभग मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कहा जाए टी घटाओ, इक्वेशन नंबर देखो 1, इक्वेशन नंबर 1 लिखा आपने, कहा जा रहा टी घटाओ, तो टी घटाओगे तो क्या होगा, तो वी घटेगा ना। अगर टी को आप घटाओगे तो वी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो लीनियर है। अरे आपने लिखा है वी इक्वल टू के टी लिखा है, दोनों का रिलेशन क्या लीनियर है। इसका मतलब अगर हम वी टी को घटाते जाएंगे तो वी भी क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया क्या, अगर हमने टी को 0 डिग्री सेल्सियस किया, क्या वॉल्यूम जीरो हुआ, नहीं हुआ। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा पीछे की बात करें, अब इसी ग्राफ को अगर हम पीछे लाते हैं, अब इसको अगर पीछे लाया जाए तो देखिए पीछे
अगर हम बढ़ाते हैं ये, तो ये यहाँ आकर कट कर रहा है, ठीक, यहाँ पर। इसको हम क्या एक्सपेरिमेंट नहीं पाते हैं कि ये टेम्परेचर क्या है, -273.15। यानी अब आप जरा देखिए, ये वॉल्यूम एक्सिस है, उससे आप हटिएगा नहीं, ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है। टेम्परेचर को हम कम करते हुए कहाँ पहुंचे, 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ। टेम्परेचर को और कम करते गए और कम करते गए, और आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ पर आकर के दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए। मतलब इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट द absolute temperature or absolute zero temperature, but minus 273.15 डिग्री सेल्सियस is the absolute zero temperature। ये ग्राफ प्लॉट करिएगा। तो क्या उम्मीद करें कि अब आप लोग ये बता ले जाओगे एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल पर, एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस पर। क्या बोलते हो? और कुल मिलाकर के जीरो वॉल्यूम का मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और गैस के वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या हुआ, गैस लिक्विफाइड हो जाए, पूरा का पूरा गैस लिक्विफाइड हो जाए। अब एक टर्म याद करिएगा, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो बनाइएगा हेडिंग, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या बोला मैंने डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड called liquefaction, the conversion of gas into liquid is called liquefaction of liquefaction of gas, liquefaction of gas। इसको कैसे करते हैं ये लिखिएगा, the liquefaction is carried out by increasing pressure and
lowering temperature lowering temperature by increasing pressure and lowering temperature, या यहाँ lowering की जगह क्या लिख सकते हो, decreasing, by decreasing, तो इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी इसको ऐसे याद कर लो, ठंडा करना, यानी ठंडा करते हुए गैस को क्या करते जाए, कूल करते जाए, कूल करते जाए, और एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि पूरी की पूरी गैस क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाइड हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी आपका लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस, वो गैस होती है लेकिन उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है, इसलिए हम लोग वहां पर नाम देते हैं लिक्विफाइंग। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मतलब गैस को क्या किया गया है, लिक्विफाइड किया गया है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, गैस को लिक्विफाइड करके क्यों सिलेंडर में फिल किया जाता है, रीजन बता दो, रीजन बता दो इसका। बहुत बहुत कॉमन बात है ये, जीएस का क्वेश्चन है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कल सीधे सीधे कि गैस लिक्विफाई करके क्यों बॉटल में भरा जाता है, ध्यान रखो इस बात को। गैस का प्रेशर लिक्विड के कंपैरिजन बहुत अधिक होता है, गैस का प्रेशर लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है, एक बात। गैस का वॉल्यूम भी लिक्विड के कंपैरिजन में हायर होता है। इसका मतलब अगर केवल गैस ही फिल किया जाए, तो जो 16 केजी का जो सिलेंडर होता है, इसमें 14 केजी समथिंग गैस आती है, उसमें 200 या 250 ग्राम केवल गैस आएगी अगर लिक्विफाई न किया जाए, और वही लिक्विफाई करके उसमें 14 से 15 केजी गैस को फिल किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, गैस चाहे वो सीएनजी की बात, आजकल फेमस है भाई सीएनजी, सीएनजी की बात करो या एलपीजी की बात करो, इनको कभी लीटर में नहीं आप सुने होंगे कि इतना लीटर गैस, आप सुने होंगे इतना केजी गैस। गैस हमेशा केजी में ली जाती है। और लिक्विड में भी कंडीशन होता है, लिक्विड में अगर लुब्रिकेटिंग लिक्विड है तो उसके दोनों पे मेजरमेंट है, केजी में भी होता है और लीटर में भी होता है। लेकिन वाटर को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जनरली वाटर को लीटर में कहते हैं, यानी जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसको लीटर में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए शर्त है, हम वाटर को लीटर में ही क्यों रख देते हैं, और सबको हम केजी में भी ले आते हैं, यानी कि वो आपका ग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन वाटर को हम जो है लीटर में ही क्यों रखते हैं, आप याद रखना, वाटर ही एक ऐसा आपका कंपाउंड है जिसका लीटर और केजी बराबर होता है। नहीं याद हो तो याद कर लीजिए इसको, अगर 1 लीटर वाटर है तो वह 1 केजी वाटर के बराबर है, लेकिन अगर एक 1 लीटर आयल है तो 1 केजी नहीं होगा। इसके इसको याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप ये याद कर लो, यम इज इक्वल टू वी इंटू डी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी एक होती है, नहीं याद है, वाटर की डेंसिटी एक, ठीक। तो अब यहाँ अगर 1 लीटर कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया जाए, क्या हो गया, 1 केजी हो जाएगा। ये क्या है, वेट है कि मास है, मास है, ध्यान रखना। मास ही क्यों लेते हैं, वेट क्यों नहीं लेते, क्योंकि मास वेरी नहीं करता, ध्यान रखना इसको। जो मास इंडिया में होगा, जो मास जौनपुर में होगा, वही मास बनारस में होगा, वही मास अमेरिका में होगा। वाटर के यानी किसी भी सब्सटेंस का मास नहीं बदलता, क्या बदलेगा, वेट बदलेगा। क्यों, क्योंकि जी बदलता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो बदलता है। इन सब बातों, छोटी छोटी बातों को याद रखो। इसलिए वाटर में हम चाहे हम लीटर बोले या केजी बोले, वो सेम बात है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। अब बात आती है डेंसिटी का मात्रक क्या होगा, डेंसिटी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो ना। यही देखो ना, यम पान वी है यार, यम पान वी इक्वल टू डी है, एम का मास की यूनिट और वी आपका वॉल्यूम की यूनिट, मास और वॉल्यूम की यूनिट रख दीजिए, आपका डी की यूनिट आ जाएगी। अब जरा यहाँ देखो,
ये मास आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर, यहाँ वॉल्यूम की, और यहाँ वॉल्यूम जो है ये आपका क्या है, इनवर्स में है। यहाँ वॉल्यूम इनवर्स में है और यहाँ वॉल्यूम मल्टीप्लाई है। तो अगर इसको हम, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा था इसमें, मास बचेगा। मास ये आपके पास रखा हुआ है, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं समझा। डेंसिटी का अगर मैं कहूँ कि ग्राम पर लीटर, चलो ग्राम पर लीटर, अगर वॉल्यूम को लीटर रख दिया तो ग्राम पर लीटर हुआ कि नहीं हुआ ये? भाई मास का ग्राम रख दिया मैंने, ग्राम और वॉल्यूम का लीटर ले लिया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यम इज इक्वल टू वी इंटू क्या है, वी आपका लीटर है, इंटू इधर देखो क्या है, ग्राम पर लीटर है। कैंसिल हुआ कि नहीं, क्या बचा, मास। मास का बचा, मास का यूनिट क्या आपके पास, ग्राम। याद रहेगी ना जी। तो अब इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि हम सभी लोग जब लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विफाई करने के पीछे क्या मकसद होता है, कि वॉल्यूम को कम कर लिया जाए, क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसलिए 14 kg के सिलेंडर में, 16 kg के सिलेंडर में 14 kg के आसपास गैस फिल हो जाती है लिक्विफाई करके। एक बात, कभी आपने गैस लीकेज होता हुआ देखा है कि सुना है, क्या क्या किया है, महसूस किया है, बताओ। गैस लीकेज अपने घर में या आपके आसपास महसूस किया है, एलपी एलपी गैस लीकेज है, कैसे पता चलता है, उसके बदबू से। उसकी बदबू क्यों होती है, एलपीजी गैस जो होती है उसमें जो स्मेल आती है किसकी वजह से आती है। इन सब चीजों को याद रखो, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, जूल थॉम्पसन इफेक्ट आएगा वहां मिलेंगे सब। कौन बता सकता है कि वो जो एलपी गैस होती है उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी होती है और क्यों उसको डाला जाता है। ऑनलाइन वाले भी कुछ रिप्लाई कर रहे हो भैया, चाय पीने बैठे हो क्या आप लोग, बोल दे यार। याद कर लो, एथिल मरकैप्टेन होता है, एथिल मरकैप्टेन, एलपी गैस में एथिल मरकैप्टेन होता है ये। यही उसमें मिलाया जाता है और इसकी स्मेल बैड होती है, जिससे गैस लीकेज पता चल जाए कि गैस लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि एलपी जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और वो कलरलेस और ओडरलेस होता है, यानी रंगहीन गंधहीन होता है। उसमें न कोई कलर है और ना ही कोई स्मेल होती है। तो यानी गैस, और चूंकि ज्वलनशील अधिक होती है, हाईली इन्फ्लामेबल होती है वो, तो अब उसका लीकेज हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, एथिल मरकैप्टेन। इसके बैड स्मेल से पता चल जाता है गैस लीकेज हो रही है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, एलपी में कौन गैस होती है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, पता चला कौन सा ब्यूटेन है इसमें, याद रखना एन ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन। एलपी में एन ब्यूटेन पाया जाता है। एन ब्यूटेन का फॉर्मूला ये है, मेन गैस यही है, ध्यान रखना इसको, मेन गैस यही है एन ब्यूटेन। CS3 CS2 CS2 CS3, इसको पढ़ते हैं C4H10। देख ले, मिला रहे आप, फार्मूला बनाओगे C4H10 मिलेगा, C4H10। ठीक, चलिए कुछ जनरल बातें हम लोगों ने कर लिया। अब आगे गैसेस स्टेट में हम लोग घुसेंगे, जो सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन अब आपका मेन पूछे जाते हैं वहां पर चलते हैं हम लोग, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, KTZ, KTZ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, KTZ।
इसमें पहला लेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। इंट्रोडक्शन, दिस थियरी was introduced by Maxwell et al. Maxwell et al. Maxwell et al. एट अल का मतलब समझ लो। एट अल कहीं लिखा रहेगा सहयोगी, यानी एक वर्कर का नाम लिख दिया गया और एट अल लगा दिया गया। इसका मतलब मैक्सवेल और उनके सहयोगी, यानी उनके साथ काम करने वाले और जो साइंटिस्ट थे। हो गया, फुल स्टॉप। दिस थियरी assumes ideal nature of ideal nature of gases। आइडियल नेचर ऑफ गैसेस, आइडियल नेचर का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल जीरो व्हेन intermolecular when intermolecular forces between gas molecule are zero, then called ideal behavior, then called ideal behavior। यानी गैस मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, वो जीरो होना चाहिए, तब वो कहलाएगा आइडियल बिहेवियर। बाई नेचर कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, पहली बात ध्यान रखना। क्या होता है? आइडियल बिहेवियर होता है। और आइडियल बिहेवियर होगा क्या? आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर गैस का बिहेवियर आइडियल होगा। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर